हेलो दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा था कि 5 डायोप्टर तथा 4 डायोप्टर की शक्ति वाले दो अभिसरणकारी लेंसों को समकक्षीय रूप से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अलग अलग रखा गया। उसके संयोजन से बने लेंस की फोकस दूरी, तो देखिए यहाँ पे जो है, तो अभिसारी लेंस के लिए P1 मान लीजिए कितना है 5, P1 है 5 और P2 है आपको 4 डायोप्टर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो है, और लेंस के बीच की दूरी D बराबर कितना दे दिया गया 10। ठीक है, D बराबर कितना दे दिया गया 10 जो है इस सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर। ठीक है, 0.1 मीटर। तो P बराबर क्या होगा, P1 प्लस P2 माइनस माइनस में P1 P2 और इंटू में D। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4 माइनस 5 इंटू 4 इंटू में 0.1। ठीक है, ये हो जाएगा 9 9 माइनस, ठीक है 9 माइनस कितना 2, कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ से जो है संयोजन का फोकल लेंस निकाल लीजिए। P का मान 7 आ गया, तो संयोजन का फोकल लेंस यानी F बराबर क्या होता है 1/P। ठीक है, तो यानी कितना होगा 1/7 इंटू 100, यानी ये हो जाएगा 14.29 14.29। ठीक है, अब तो ये हो जाएगा 14.29, यानी यहाँ पे ई ऑप्शन होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 5 ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा था 220 वोल्ट लाइन पर एक आदर्श ट्रांसफार्मर का उपयोग 110 वोल्ट पर जो 2 एम्पियर धारा देने के लिए किया जाता है। इस ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है, तो ये हो जाएगा आपको दूसरा। अब देखिए यहाँ पे कैसे इसको बनाएंगे, तो ये जो है कहता है कि इतना 220 वोल्ट लाइन पर एक जो है आदर्श ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उपयोग किया जाता है इतना पर 2 एम्पियर धारा देने के लिए इस ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा, प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा क्या होगा। तो 220 लाइन पर एक आदर्श ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है 110 वोल्ट पर 2 एम्पियर धारा, तो ये हो जाएगा देखिए 220 वोल्ट। अब प्राथमिक कुंडली पे धारा को मान लेते हैं I1 बराबर 110 वोल्ट गुने 2। ठीक है, गुने 2, तो ये कट जाएगा 2 मरतबे और 2 से 2 कट जाएगा, यानी I1 का मान कितना आ गया 1 एम्पियर। ठीक है, क्या आ गया 1 एम्पियर। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए, इससे पहले देख लेते हैं कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्रवाहित होने वाली धारा की गणना जो है यहाँ पे इस तरह से करेंगे कि IP, ठीक है, इंटू VP बराबर क्या होगा IS इंटू में VS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या को सीधा अनुपात है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी आवेशित कण के संवेग से। तो देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के पथ की वक्रता त्रिज्या आवेशित कण के संवेग के समानुपाती होती है। अभिकेंद्रीय बल कण के द्रव्यमान और वेग और वक्रता त्रिज्या निर्भर करता है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करता है। अभिकेंद्रीय बल बराबर होता है mv² बटा में r होता है। ठीक है, अब चुंबकीय बल कण के आवेग, कण के आवेश, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति और कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच के कोण पर निर्भर करता है। चुंबकीय बल बराबर क्या होता है QVB sin थीटा। ठीक है, QVB sin थीटा। अब देखिए, त्रिज्या को हल करने के लिए हमको क्या मिलता है, R बराबर mv/QB sin थीटा, R बराबर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिज्या जो है कण की गति के सीधे क्या होते हैं अनुपातिक। 114 नंबर देखिए, 114 की यदि बात करें
तो कहता है कि मान ले कि एक हल्का ग्रह, ठीक है, एक तारे के चारों ओर r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में t परिक्रमा काल से विचरण कर रहा है। यदि इन दोनों के बीच में गुरुत्वीय आकर्षण बल r⁻⁵/2 के समानुपाती हैं तब। तो यहाँ पे क्या होगा, 114 का देखिए, तो ये जो है केंद्रीय बल जो है ये समानुपाती, देखिए तो वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण, अतः Fg जो है केंद्रीय बराबर होगा केंद्रीय बल के, यानी केंद्रीय बल समानुपाती होगा, केंद्रीय बल समानुपाती होगा आपको r⁻⁵/2 के, ठीक है। यानी यहाँ पे द्रव्यमान, अब देखिए यानी केंद्रीय बल mr⍵² समानुपाती r⁻⁵/2 के। तो द्रव्यमान स्थिर है, इसलिए यहाँ पे द्रव्यमान स्थिर है, तो क्या हो जाएगा, यानी ω² समानुपाती क्या होगा r⁻⁵/2 बट्टा में क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, चूँकि mr⍵² ये समानुपाती है r⁻⁵/2 के, ये r उधर जाएगा और द्रव्यमान स्थिर है, ठीक है। तो यहाँ से ω² बराबर क्या होगा, ω² समानुपाती होगा r⁻⁻⁷/2, ठीक है, क्या होगा -7/2। और ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है 2π/t, क्या होता है 2π/t, यानी ये हो जाएगा ओमेगा बराबर 2π/t, 2π/t, ठीक है। ओमेगा बराबर 2π/t समानुपाती r⁻⁻⁷/2, ठीक है, यानी इसका स्क्वायर, यानी यहाँ पे जो हो जाएगा t² समानुपाती, ठीक है, या फिर t² समानुपाती 7 r⁻⁷/2, ठीक है, 7/2, यानी t² समानुपाती r⁻⁷/2। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। देखिए चुंबकीय क्षेत्र में कहता अंतःक्षेपित प्रोटॉन के बल रेखाओं के लंबवत गतिमान होने पर वह अनुसरण करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट हो जाएगा, यानी वृत्तीय पथ पर। तो जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वह एक बल का अनुभव होता है, तो वह, ठीक है, तो उससे एक बल का अनुभव होता है जिससे लॉरेंज बल कहा जाता है। कहता है यह बल सदैव कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होता है। जब एक प्रोटॉन या उस पदार्थ के लिए कोई भी आवेशित कण एक चुंबकीय क्षेत्र में जो इंजेक्ट किया जाता है और बल की रेखाएं के लंबवत चलता है तो यह वास्तव में एक गोलाकार पथ का अनुसरण करता है। कहता किसी दिए गए चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है तापमान पर, ठीक है, तो किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है तापमान पर। प्रतिरोधकता को 1 मीटर भुजा वाले किसी पदार्थ के घन द्वारा जो है प्रस्तुत प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किया गया है। जब धारा इसके विपरीत सतहों पर लंबवत प्रवाहित होती हैं तो इसकी SI इकाई ओम मीटर है। प्रतिरोधकता पदार्थ का गुण है जो पदार्थ की प्रकृति और संरचना पर निर्भर करता है और संरचना तापमान से प्रभावित होती है, ठीक है। R बराबर होता है ρL/A, ठीक है। तो जहाँ R कंडक्टर का प्रतिरोध है, ρ कंडक्टर की प्रतिरोधकता है, L कंडक्टर की लंबाई है, A जो है कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन क्षेत्र है। क्रॉस सेक्शन की लंबाई और क्षेत्रफल प्रतिरोध से प्रभावित होता है, प्रतिरोधकता से नहीं, इसलिए प्रतिरोधकता तापमान पर निर्भर करता है। तो देखिए किसी दिए गए चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है किस पे, तापमान पे। तो किसी प्रतिरोध की जो है किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है तापमान पे, ठीक है। तो प्रतिरोधकता जो है तापमान पर निर्भर करता है क्योंकि क्रॉस सेक्शन की लंबाई और क्षेत्रफल प्रतिरोध से प्रभावित होता है, प्रतिरोधकता से नहीं। कहता है कि किसी दिए गए समय अंतराल में एक कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है विस्थापन का। तो वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र जो है दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को दर्शाता है।
ठीक है। मान लीजिए कि वेग समय ग्राफ एक आयत के रूप में है जिसका आधार समय अंतराल का प्रतिनिधित्व करता है और ऊंचाई उस अंतराल के भीतर किसी भी बिंदु पर वेग प्रतिनिधित्व करती हैं। इस आयत के क्षेत्रफल की गणना आधार और ऊंचाई के गुणनफल के रूप में की जा सकती है, जो इस मामले में बन जाता है क्षेत्रफल बराबर होता है वेग गुने समय बराबर क्या होता है विस्थापन। अब देखिए दूरी को गति समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र द्वारा दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 118 कहता है 2 ओम 4 ओम और 1 ओम और 100 ओम का उपयोग करके प्राप्त न्यूनतम प्रतिरोध। 118 का होगा तीसरा ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए तो सभी प्रतिरोधों को श्रृंखला में जोड़ना यह हमें न्यूनतम कुल प्रतिरोध देगा, क्योंकि प्रतिरोध श्रृंखला में जोड़ते हैं तो कुल प्रतिरोध 2 + 4 + 1 + 100 कितना होगा 107। ठीक है, ये हो जाएगा कितना तो 4 2 6 यानी 107 ओम। सभी प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर यह हमें सबसे कम कुल प्रतिरोध जो है देगा, क्योंकि चालकता समांतर क्रम में जुड़ती हैं। ठीक है, चालन प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। पर समतुल्य प्रतिरोध की गणना करने के लिए आपको सबसे पहले जो है व्यक्तिगत जो है चालन ज्ञात करना होगा। तो यानी 1/2 + 1/4 + 1/4 + 1/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको कितना, ये जो है 1.265 ओम। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पे कुल प्रतिरोध जो हो जाएगा, कुल प्रतिरोध यहाँ पे कुल प्रतिरोध लगभग 1/, ठीक है, कुल प्रतिरोध जो है और इतना ओम होगा। ठीक है, इतना बाई इतना और इतना, यानी यहाँ पे आप यदि गौर करें 1/, हो जाएगा 1/1/। ठीक है, अब यहाँ पे गौर करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, यानी लेस देन 1 ओम। क्या होगा, लेस देन 1 ओम। नेक्स्ट देखिए परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है। परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है 119 का होगा तीसरा, प्रोटोनों की उपस्थिति के कारण। तो परमाणु में प्रोटॉन होते हैं जो धनात्मक रूप से आवेशित उपपरमाणविक कण होते हैं और न्यूट्रॉन उदासीन उपपरमाणविक कण होते हैं। ये दो विपरीत आवेशित कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और परमाणु समान संख्या में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण जो समान बलों से मुक्त होकर स्थिर रहेगा। प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण जो धनात्मक रूप से आवेशित उपपरमाणविक कण है, परमाणु का नाभिक धनात्मक होगा। नेक्स्ट है कि कौन सा वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है। फर्स्ट, किया गया कार्य बटा में धारा गुने समय। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत स्थितिज ऊर्जा की मात्रा के अंतर को जो है विद्युत विभवांतर कहा जाता है। विद्युत विभवांतर को वोल्टेज के रूप में जाना जाता है, जो स्थितिक विद्युत क्षेत्र के रूप के विरुद्ध दो बिंदुओं के बीच इकाई आवेश को स्थानांतरित करने के लिए जो है किए गए कार्य की मात्रा के बराबर होता है। वोल्टेज बराबर होता है किया गया कार्य बटा में विद्युत धारा गुने समय। तो वोल्टेज बराबर क्या होता है, किया गया कार्य बटा में धारा गुने समय। यदि तरंग दैर्घ्य बैंगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाया जाए तो चमक पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। मानव आँख में दृश्यमान स्पेक्ट्रम के अंदर प्रकाश की विभिन्न तरंग दैर्घ्य के प्रति अलग अलग संवेदनशीलता होती है। लाल प्रकाश की तुलना में बैंगनी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो है कम होती हैं, जबकि बैंगनी प्रकाश प्रति फोटोन अधिक ऊर्जा वहन करता है। मानव आँख इसके प्रति कम संवेदनशील होते हैं। इसके विपरीत आँख 555 न्यूटन मीटर के आसपास पीली हरी रोशनी के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, भले ही इसमें प्रति फोटोन कम ऊर्जा होती है। इसलिए जैसे जैसे तरंग दैर्घ्य बैंगनी से पीले हरे रंग की ओर बढ़ता है, ठीक है, कथित चमक भी बढ़ती है। यदि तरंग दैर्घ्य बैंगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाया जाए तो चमक पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। नेक्स्ट कहता है कि यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर कोण से मुड़ जाते हैं तो यह घटना होगा 5।
तो देखो जब एक सीधी रेखा में गमन करने वाला प्रकाश एक छोटे लेकिन निश्चित कोण से मुड़ता है तो यह वास्तव में परावर्तन या अपवर्तन के कारण हो सकता है। ठीक है, परावर्तन या अपवर्तन के कारण हो सकता है। परावर्तन तब होता है जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है और वापस जो है लौटता है, अपनी दिशा बदलता है लेकिन अपनी गति या तरंगदैर्घ्य नहीं। अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है और अपना मार्ग परिवर्तित कर लेता है। यह इसलिए झुका होता है क्योंकि नए माध्यम में प्रवेश करते ही प्रकाश की गति थोड़ी बदल जाती है। ठीक है, तो जब एक सीधी रेखा में गमन करने वाला प्रकाश एक छोटे लेकिन निश्चित कोण से मुड़ता है, ठीक है, तो यह वास्तव में परावर्तन या अपवर्तन के कारण हो सकता है। नेक्स्ट, दो गोलियां एक ही स्थान से किंतु अलग अलग गति से क्षैतिज दिशा में दागी जाती है। कौन सी गोली मैदान को पहले भेदेगी? 123 का होगा तीसरा, यानी दोनों एक साथ। तो गोलियां समान लंबाई की होती हैं क्योंकि उन्हें एक ही स्थान से क्षैतिज से दागा जाता है। दोनों गोलियां एक ही समय में जमीन पर गिरेगी क्योंकि उनका त्वरण जी समान है। परिणाम स्वरूप गोलियों को जमीन तक पहुंचने में लगने वाला समय उनकी प्रारंभिक क्षैतिज गति से अप्रभावित रहता है। परिणाम स्वरूप एक ही ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में चलाई गई दोनों गोलियां एक ही समय में जमीन पर गिरेगी। यदि वृत्ताकार गति करते किसी पिंड की चाल एवं त्रिज्या दोनों को दुगुना कर दें तो अभिकेंद्रीय त्वरण का परिणाम होगा 124 का तीसरा, दोगुना। क्या होगा? दोगुना। तो जब वृत्ताकार पथ पर घूम रहे किसी पिंड की गति और त्रिज्या जो है दोनों दुगुनी हो जाती हैं तो उसके अभिकेंद्रीय त्वरण का परिमाण वास्तव में दोगुना हो जाता है। अभिकेंद्रीय त्वरण जो है ये होता है v²/r। ठीक है, अब देखिए v², ठीक है, AC बराबर क्या होता है? v²/r, जहाँ AC अभिकेंद्रीय त्वरण है, v वस्तु की गति है, r वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, प्रारंभिक और अंतिम। अब देखिए प्रारंभिक अवस्था गति v और त्रिज्या r, अभिकेंद्रीय त्वरण ACL बराबर होता है v²/r। ठीक है, अंतिम अवस्था यानी गति 2v और त्रिज्या होता है 2r और अभिकेंद्रीय त्वरण AC² बराबर होता है 2v²/2r। AC² सूत्र में अंतिम गति और त्रिज्या को प्रतिस्थापित करते हुए AC² बराबर होता है 2v²/2r, यानी 4v²/2r बराबर होगा 2v²/r। अब देखिए कहता है कि दोगुनी गति और त्रिज्या के संयुक्त प्रभाव के कारण अंतिम अभिकेंद्रीय त्वरण AC² प्रारंभिक अभिकेंद्र त्वरण से दोगुना होगा। नेक्स्ट, कहता है कि कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाती है? कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाती है? 125 का यदि देखें तीसरा ऑप्शन, तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया वह होती हैं जिसमें एक अणु में परमाणु या परमाणुओं का एक समूह दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाता है। ठीक है, यानी 3Na+2H2 ये बनेगा 2NaOH+H2। ठीक है, विस्थापन प्रतिक्रिया। अब देखिए सोडियम और जल के बीच सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाने की प्रतिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, जैसे 2Na+2H2 2NaOH+H2। नेक्स्ट, देखिए कहता है कि क्यों मुख्य रूप से कार्बन सहसंयोजक बंधन द्वारा यौगिक बनता है? 126 का होगा चौथा ऑप्शन। क्या होगा? तो 4 होगा। तो देखिए यहाँ पे तो कार्बन के सहसंयोजक बंधन बनाने का कारण मुख्य रूप से बंधन परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी विद्युत ऋणात्मकता है। कार्बन के संदर्भ में इसके बाहर सबसे बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उत्कृष्ट गैस जो विन्यास प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने या देने की आवश्यकता है। यदि इसे इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना या इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना हो, फिर है कि यह जो है C4- आयन बनाने वाले 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 जो है इलेक्ट्रॉनों यानी 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को बनाए रखना मुश्किल होगा।
ठीक है। अब देखिए, इसलिए कार्बन मुख्य रूप से सहसंयोजक बंधन द्वारा यौगिक बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहा था सोडियम जो है, सोडियम कार्बोनेट एक क्षारक लवण है क्योंकि यह लवण कमजोर अम्ल तथा प्रबल क्षार है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एक क्षारीय लवण है क्योंकि यह जो है एक दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से प्राप्त लवण है, जिससे H2CO3 प्लस 2 NaOH ये बनाएगा Na2CO3 प्लस 2H2। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है, कार्बोनिक एसिड एक दुर्बल अम्ल है। नेक्स्ट, कहता प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया कर बनाती हैं। तो यहाँ पे देखिए, बेंजीन 128 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड। पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में गर्म बेंजीन भी क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ एक अतिरिक्त प्रतिक्रिया से गुजरता है। वले जो है डेलोक्लाइजेशन अस्थायी रूप से टूट जाता है और प्रत्येक कार्बन परमाणु में एक क्लोरीन या ब्रोमीन परमाणु जुड़ जाता है। बेंजीन जो है पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करके बेंजीन हेक्सा क्लोराइड यानी C6H6C16 देता है। नेक्स्ट, चूने को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने की प्रक्रिया 129 का होगा दूसरा, अपघटन प्रक्रिया। तो चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसका सूत्र CaCO3 है। ठीक है, CaCO3 इसको हिट करेंगे तो CaO प्लस CO2 बनेगा। तथा यह प्रक्रिया एक तापीय अपघटन प्रक्रिया है, इसलिए क्योंकि इस प्रक्रिया में एक यौगिक यानी कैल्शियम कार्बोनेट दो तत्व कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। अतः जब एकल यौगिक को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। ठीक है, तो ये होगा अपघटन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कहा था कि एक घोल कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ प्रतिक्रिया करके एक गैस देता है जो चूने के पानी को दूधिया बना देता है। घोल में शामिल है 130 का दूसरा HCl। तो अंडे के छिलके कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं और वह गैस जो चूने के पानी को दूधिया बना देती है वह कार्बन डाइऑक्साइड है। कैल्शियम कार्बोनेट पर एसिड की क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन सकती हैं, इसलिए घोल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। कहता NaOH को 10 मिली घोल को दिए HCl के 8 मिली घोल द्वारा पूरी तरह से उदासीन पाया जाता है। यदि हम NaOH के समान घोल को 20 मिलीलीटर लेते हैं तो इसे उदासीन करने के लिए, तो देखिए यहाँ पे इस उदासीन करना है तो यहाँ पे जो हो जाएगा सॉरी, तो HCl घोल पहले के समान घोल की आवश्यक मात्रा होगी। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपको देखिए NaOH और HCl के बीच उदासीनीकरण प्रतिक्रिया 1:1 है। NaOH 1 मोल HCl के 1 मोल के साथ प्रतिक्रिया करता है। NaOH को उदासीन करने के लिए आवश्यक HCl की मात्रा उपयोग किए गए NaOH की मात्रा के सीधे जो अनुपातिक होगी। इसलिए यदि NaOH के 10 ml को उदासीन करने के लिए 8 ml HCl की आवश्यकता होगी तो NaOH के 20 ml के पूर्ण उदासीनीकरण के लिए HCl की दुगुनी मात्रा की आवश्यकता होगी। NaOH के समान घोल के 20 ml को प्रवाहित करने के लिए आवश्यक HCl घोल की मात्रा होगी यहाँ पे 8 × 20 ml NaOH। देखिए यहाँ पे क्या होगा 8 ml × 20 ml NaOH और नीचे में हो जाएगा 10 ml NaOH 10 ml NaOH। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 ml
16 ml। इसलिए समान NaOH घोल के 20 ml को प्रवाहित करने के लिए समान HCl के जो 16 ml आवश्यकता होगी, यानी 5 ऑप्शन। देखिए पीएच पेपर पर तरल नमूने की एक बूंद डाली गई। यह देखा गया कि पीएच पेपर का रंग जो है नीला हो जाता है, तरल नमूना है। तो 132 का होगा तीसरा, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट घोल। तो लिटमस घोल का उपयोग किसी पदार्थ की अम्लीय और क्षारीय विशेषता का पता लगाने के लिए किया जाता है। अम्लीय परिस्थितियों में नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है, जबकि लाल लिटमस पेपर यानी क्षारीय स्थिति में नीला हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए तरल का नमूना सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 घोल का है। यह एक क्षारीय घोल है, इसलिए पीएच पेपर को नीला कर देता है। कहता टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो तीसरा ऑप्शन। तो देखिए कहता टमाटर में तो ऑक्जेलिक अम्ल। तो टमाटर जो है ऑक्जेलिक एसिड का उत्कृष्ट प्राकृतिक स्रोत है। पकने पर टमाटर के विटामिन बी की मात्रा कम हो जाती है, जबकि ऑक्जेलिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। ऑक्जेलिक एसिड जो है C2H2O4 धातु ऑक्साइड के लिए एक कम करने वाले एजेंट के रूप में कार्य करता है और धूमिल जो है जंग और स्याही के दाग को हटाता है। व्यावसायिक रूप से इसका उपयोग कपड़े धोने, लकड़ी ब्लीचिंग एजेंट और जो है कैल्शियम रिमूवर के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट, Na2CO3 इंटू 10 को कहा जाता है। 134 का तीसरा ऑप्शन धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट, जिससे वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है, कि सूत्र Na2CO3 इंटू 10 होता है। वॉशिंग सोडा को सॉल्वे की प्रक्रिया के माध्यम से संश्लेषित किया जाता है। इसका उपयोग जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज के निर्माण में किया जाता है। फिर कहता है कि रसायन विज्ञान में pKa का अर्थ क्या है? दूसरा ऑप्शन लघु गणकीय पैमाने पर अम्ल पृथक्करण स्थिरांक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रंगहीन स्पीसीज है। 136 का रंगहीन स्पीसीज जो है ये तीसरा ऑप्शन Na3VO4। तो देखिए सोडियम ऑर्थोवेनाडेट रासायनिक सूत्र Na3VO4 के साथ एक जो है अकार्बनिक यौगिक है। यदि किसी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो यह रंगहीन है, और यदि कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यौगिक रंगहीन होगा। ठीक है, Na3VO4 में वेनेडियम की ऑक्सीकरण संख्या +5 है, जिसका अर्थ है कि इसके k ऑर्बिटल्स में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अतः यह रंगहीन है। Na3VO4 कहता कौन सी धातु जर्मन सिल्वर का हिस्सा है? 137 का 4। तो देखिए जर्मन सिल्वर तांबे, जस्ता और निकेल का एक मिश्र धातु है, जिसमें कभी कभी जो सीसा और टीन भी होता है। ठीक है, इसकी चांदी जैसी चमकदार उपस्थिति के कारण इसका नाम सिल्वर रखा गया है। इसकी कठोरता और इसके उच्च जो संक्षारण प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोधकता जैसे गुणों के कारण इसका उपयोग जो हीटिंग कॉइल्स में किया जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना 19वीं सदी में जर्मन वैज्ञानिक ई गिटरने ने की थी। कहता कोल्बे की विद्युत अपघट्य विधि किस पर लागू होती है? तो यहाँ पे जो देखिए कोल्बे की इलेक्ट्रोलाइटिक विधि इलेक्ट्रोलिसिस पर कार्बोक्सिलिक एसिड के जो पोटेशियम स्लेट के सोडियम का एक जलीय घोल एनोड पर कार्बन परमाणुओं की सम संख्या जो है युक्त एल्केन देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है और देखिए कि अभिक्रिया एक जो मुक्त रेडिकल अभिक्रिया का अनुसरण करती है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट कहता कि पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान।
तो यहाँ पे हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन यानी हरित लवक। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन जैसे ग्लूकोज बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक पौधों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले विशेष अंग है जिनमें क्लोरोफिल वर्ण हरित होता है। वह जो है वर्णक जो पौधे को हरा रंग देता है। फिर है कि क्लोरोप्लास्ट के चारों ओर एक दोहरी झिल्ली होती है। यह एक तीसरी आंतरिक झिल्ली होती है जिसे थाइलाकॉइड झिल्ली कहा जाता है, जो कोशिकांग के भीतर लंबी परतों में मुड़ जाती है। उसके बाद देखिए कहता है कि क्लोरोप्लास्ट जो अधिकतम मात्रा में जो आपतित प्रकाश प्राप्त करने के लिए उनकी दीवारों के साथ मेसोफिल कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कहता भोजन नली की दीवार के संकुचन एवं विस्तार संचलन को कहते हैं। तीसरा ऑप्शन पेरिस्टेल्टिक संचलन। पेरिस्टेल्टिक कंपन आमतौर पे ग्रास नली में होती हैं जिसे आहार नाल भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें आहार नली के लयबद्ध संकुचन और विस्तार और भोजन को उदर में जाने के लिए तरंग जैसी गति उत्पन्न करने के रूप में परिभाषित किया गया है। अन्न प्रणाली में ये गतियां आगे की ओर तथा नीचे की ओर होती हैं। पेट में ये गतिविधियां निगले गए भोजन को मथती और भोजन को पाचक रसों के साथ मिलाने में मदद करती हैं। कहता मनुष्यों में गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका, दूसरा ऑप्शन यानी मूत्रवाहिनी। तो मनुष्यों में उत्सर्जन प्रणाली में किडनी की एक जोड़ी, मूत्रवाहिनी की एक जोड़ी, ठीक है, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग होता है। ठीक है, अब देखिए कहता है कि जल में घुले अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में बाहर निकल जाते हैं। किडनी से मूत्र जो ट्यूब जैसी मूत्रवाहिनी के माध्यम से मूत्राशय से जाता है। यह मूत्राशय में जमा होता है और मूत्रमार्ग नामक मांसपेशी नली के अंत में मूत्र द्वार के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो कहता मनुष्यों में गुर्दे की मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका मूत्रवाहिनी। और लवण जलीय पौधे एवं जानवरों के जीवन के लिए सबसे उपयुक्त पीएच परास होता है। तीसरा ऑप्शन यानी 6.5 से 7.5। पीएच किसी घोल की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच मान उतना ही कम होगा। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। पीएच पैमाने पर 7 से कम मान एक अम्लीय जो घोल का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि 7 से अधिक पीएच वाला घोल क्षारीय प्रकृति का होता है। मीठे पानी के पौधे और जानवरों के अस्तित्व के लिए निकाय का पीएच जो 6 से 5 और 7 से 5 की सीमा में होना चाहिए। सीमा से नीचे और ऊपर जलीय जीवन के लिए हानिकारक है। पीएच मान सर्वप्रथम सोरेनसन ने दिया था। 0 से 14 के बीच होता है। 0 पदार्थ की सर्वाधिक अम्लीयता, 14 पदार्थ की सर्वाधिक क्षारीयता को दर्शाता। कच्चा हरा फल पकाने पर रंग बदल लेता है, इसका कारण 143 का तीसरा ऑप्शन यानी क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। तो क्रोमोप्लास्ट कैरोटीनॉइड युक्त प्लास्टिक है। ये कैरोटीनॉइड नारंगी या पीले रंग के हो जाते हैं। उसमें क्लोरोफिल की कमी होती है, फिर भी वे कई अन्य रंग उत्पन्न करते हैं। फलों के पकने की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण होती है। गाजर का नारंगी रंग क्रोमोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण होता है। क्रोमोप्लास्ट कई अन्य जो है रंगीन फलों और फूलों को रंग प्रदान करता है। कहता अमीबा में भोजन का पाचन होता है। तो खाद्य रिक्तिका में अमीबा एक कोशिकीय प्रोटोजोआ है जिसका पाचन खाद्य रिक्तिका में होता है। अब देखिए कि खाया गया भोजन जो फागोसाइटोसिस की प्रक्रिया के माध्यम से जो स्यूडोपोडिया द्वारा निगल लिया जाता है। खाद्य रिक्तिका फिर लाइसोसोम के साथ मिलकर जो फागोलिसोसोम बनाती हैं, जिसमें भोजन के कणों को तोड़ने के लिए आवश्यक एंजाइम होते हैं। कहता कौन सा पौधों में रसधानी का कार्य नहीं है।
तो दूसरा ऑप्शन यानी वे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। तो रसधानी कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला झिल्लीबद्ध स्थान होता है जिसमें जल, रस, उत्सर्जित उत्पाद और अन्य जो सामग्रियां होती हैं जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं होती हैं। रसधानी के कार्य, रसधानी का मुख्य कार्य कोशिका में भोजन का भंडारण करना है। ये चयापचय प्रतिक्रियाओं के अपशिष्टों और विषाक्त जो उत्पादों के भंडारण और निष्कासन में भी मदद करते हैं। कहता है वे कोशिका की स्फीति और जो है कठोरता को बनाए रखने में मदद करती है। कहता है रेनवियर के नोड पाए जाते हैं। फर्स्ट में तंत्रिका कोशिकाओं में रेनवियर के नोड्स तंत्रिका कोशिकाओं के जो माइलिनेटेड तंत्रिका तंतुओं में पाए जाते हैं। तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन्स कहा जाता है और वे साइटोन या कोशिका शरीर से बने होते हैं जिसमें न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। फिर है कि अक्ष तंतु जो है डेंड्राइट एक विस्तार है और इसमें जो है एक्सोलोमा, माइलिन शीथ और जो न्यूरिलेमा शामिल है। तंत्रिका के माइलिन जो आवरण के बीच के अंतराल को जो रेनवियर नोड कहा जाता है। ठीक है, तो रेनवियर के नोड पाए जाते हैं तंत्रिका कोशिकाओं में। नेक्स्ट है कि पक्षियों व सरीसृपों के बीच की अप्राप्त करी 147 का फर्स्ट यानी आर्क्योपेटेरिक्स। तो देखिए आर्क्योपेटेरिक्स पक्षी जैसे डायनासोर की एक प्रजाति है जो नन एवियन पंख और वाले डायनासोर और आधुनिक पक्षियों के बीच जो है संक्रमण कालीन है। पहली बार 1861 में सरीसृप और पक्षियों के बीच जो लुप्त करी के रूप में वर्णित किया गया और फिर डायनासोर और पक्षियों के बीच एक लुप्त करी के रूप में वर्णित किया गया था। इन्हें सरीसृप और पक्षियों के बीच एक संचार लिंक कहा जाता है क्योंकि पक्षियों के दांत और पूंछ सरीसृपों के समान होते हैं और सरीसृप पक्षियों की तरह दिखते हैं। पक्षियों के पंख होते हैं। इससे पता चलता है कि पक्षियों का विकास सरीसृप पूर्वजों से हुआ। फिर है कि डेंगू बुखार का कारण, दूसरा ऑप्शन आरएनए धारक आर्बोवायरस। डेंगू वायरस जो है फ्लेवीवायरस परिवार में एक एकल जो सकारात्मक भावना वाले आरएनए आर्थ्रोपोड जनित वायरस है। यह मुख्य रूप से संक्रमित मादा एडिस इजिप्टी मच्छरों के काटने से मानव में फैलता है। फिर है जीनस फ्लेविया वायरस में अन्य आर्थ्रोपोड जनित वायरस जैसे पीला बुखार वायरस, वेस्ट नाइल वायरस, जीका वायरस, टिक जनित जो है एन्सेफलाइटिस वायरस शामिल है। फिर है कि नवीनतम द्वितीयक जाइलम पाई जाती हैं। 149 का तीसरा संवहनी एधा के ठीक अंदर। संवहनी पौधों में जाइलम एक प्रकार का उत्तक है जो जड़ों से पत्तियों तक जल और पोषक तत्वों को पहुंचाता है। प्राथमिक जाइलम जो प्रोकैम्बियम से उत्पन्न होता है जबकि द्वितीयक जाइलम संवहनी कैम्बियम से विकसित होता है। नेक्स्ट फिर कहा था कि तिलचट्टा में मैलपीगी नलिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है। तो फर्स्ट उत्सर्जन। तो देखिए मैलपीगी नलिकाएं तिलचट्टे के मौजूद उत्सर्जन अंग है। यह मध्य आंत और पश्च आंत के जंक्शन पर स्थित है। मैलपीगी नलिकाओं की इस प्रणाली में शाखित नलिकाएं पाई जाती हैं और ये नलिका कॉकरोच की आहार नाल से फैली होती हैं। यह आसपास के उत्तक जो हेमोलिम्फ से जल, विलेय और अपशिष्ट के अवशोषण में मदद करता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट और नाइट्रोजन अणुओं के रूप में ये अपशिष्ट बाहर निकल जाते हैं। तो कहता तिलचट्टा में मैलपीगी और नलिकाओं द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। तो उत्सर्जन। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर